औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम। और आज हमारा केमिस्ट्री का छठा लेक्चर है। तो अब ये हमारा पांचवा लेक्चर जो हमने उस दिन किया था, पांचवें लेक्चर में सम क्वेश्चन थे जिनका मैंने आपको आंसर कर दिए थे मेरे ख्याल में। वैसे आपने लिखे इनके आंसर लिखे हैं? शाबाश। ये मैं बेर चेक करता हूँ आपके। फिर बेटा ये कुछ क्वेश्चन है। व्हाट इज एक्टिव मास, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन। तो डिफाइन किया था एक्टिव मास को, याद है? और मैंने कहा था एक्टिव मास को हम स्क्वायर ब्रैकेट से शो करते हैं, जो कि कंसंट्रेशन को शो करता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसे हम मोलैरिटी भी कहते हैं। याद आया? फिर रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन की थी, ठीक है। और ये हमें क्या बताता है कि कितना तेजी से कोई रिएक्शन अकर हो रहा है, मतलब हो मैंने मोल्स आर कन्वर्टेड इन 1 सेकंड टू द प्रोडक्ट। याद है? ये हमने इसकी इक्वेशन डाल दी थी, मैथमेटिकल फॉर्म लिखी थी। फिर व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये हमें वैग और गुलबर्ग ने बताया था कि दिस इज द क्वेश्चन। जो इस क्वेश्चन का आंसर था वो वैग और गुलबर्ग ने, ये हमने इसकी डेफिनेशन की थी। और मैंने कहा था बुक पे ये डेफिनेशन है, लेकिन जो मोर जनरलाइज्ड डेफिनेशन थी हमने वो भी लिखी थी, ठीक है, कि पावर्स को रेज करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल जो कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में मौजूद है, रेट ऑफ रिएक्शन उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक ऐसा प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स का पहली बात थी कि किसी रिएक्टेंट का रेट ऑफ रिएक्शन, याद है ना? मैंने कहा था एक है इंडिविजुअल, याद है ना? द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट्स, एक सब्सटेंस की बात हो रही है। जैसे मैंने कहा था ए रिएक्टेंट जो है वो किस रफ्तार के साथ केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेगा, तो हमने कहा था जितनी उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा वो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेगा। ये पहला पार्ट यहां तक ये कह रहा है, यहां तक, ठीक है ना, एक्टिव मास। और दूसरा पार्ट आपको ओवरऑल आपके फुल रिएक्शन, इस पूरे पार्ट के बारे में बता रहा था कि रिएक्टेंट्स का आपस में जो रिएक्ट करने का रेट है, यही जो रफ्तार है रिएक्टेंट्स की आपस में मिलने की, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस चीज की, तो वो इन दोनों की कंसंट्रेशंस के प्रोडक्ट के, या इन दोनों की कंसंट्रेशंस के प्रोडक्ट के। बट ईच कंसंट्रेशन रेज टू ए पावर दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स आर द कोफिशिएंट ऑफ ईच रिएक्टेंट इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। याद आया? तो ये बेटा ये हमने इसको मैथमेटिकली लिखा था, याद आया नहीं यार? उसके बाद बेटा हमने जनरलाइज्ड रिएक्शन के लिए केमिकल इक्विलिब्रियम की, जो केमिकल इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन हमने ड्राइव की थी। सारे स्टेप्स बेटा मैंने आपको बताया था कि जनरलाइज्ड रिएक्शन था कि एक रिएक्शन आपके पास जिसके अंदर ए मोल ऑफ रिएक्टेंट ए मिलते हैं बी मोल ऑफ रिएक्टेंट बी के साथ, और आपको सी मोल ऑफ प्रोडक्ट सी और डी मोल ऑफ प्रोडक्ट डी दे देते हैं। याद है नहीं याद? तो ये फिर मैंने कहा था रिएक्शन दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। एक आपका फॉरवर्ड रिएक्शन था, ये वाला ए और बी प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, और एक था रिवर्स रिएक्शन जिसमें सी और डी किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स में वापस कर, ये डिकम्पोजिशन है, ठीक है ना। अब आपको याद है केमिकल रिएक्शन की 4 टाइप्स थी। अब ये डिस्प्लेसमेंट डबल कुछ भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, ठीक है ना, डिकम्पोजिशन भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। तो ये बेटा मैंने दोबारा से रिकॉल करवाया था, the rate at which a reaction proceeds is directly proportional to the product of molar concentration that the active masses of reactants। जो रिएक्शन का रेट है वो उसके रिएक्टेंट्स, अब चाहे आप ये वाला रिएक्शन उठा लें, ठीक है बेटा, जो रेट ऑफ रिएक्शन है उस, चाहे आप ये रिएक्टेंट्स उठा लें, तो इन रिएक्टेंट्स के क्या जो कंसंट्रेशन है उनकी पावर्स क्या लोगे, उनका लेना आपने प्रोडक्ट है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of the molar concentrations of its reactants, but the concentration of each reactant in the product will be raised to a power, to a number or number of moles that are present in the balanced chemical equilibrium. This was the most generalized form, but by using this definition हमने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट की इक्वेशन डाली थी, याद है? मैंने कहा था ए और बी रिएक्टेंट्स है और उनके नंबर ऑफ मोल्स ये हैं, तो ये हमने रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन डाल दी थी बाय यूजिंग द लॉ ऑफ मास एक्शन। फिर हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करवाया। सिमिलर स्टेप किया, अब क्या था, रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन। सिमिलर स्टेप्स हमने किए थे किसके लिए, रिवर्स रिएक्शन के लिए, इसके लिए भी रेट कांस्टेंट डाला था रिवर्स रिएक्शन के लिए। फिर हमने क्या किया था, हमने कहा क्योंकि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कहा था कि ये रिएक्शन जो है इसके ऊपर केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है,
मैंने ये लिखा था ना कि इन द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम ए के ए मोल बी के बी मोल से मिलके आपको सी के सी मोल और डी के डी मोल दे रहा है। जब केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है तो इसका मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड मतलब आर एफ और आर आर क्या है, इक्वल है। याद आया? मैं अभी इसकी इक्वेशंस आपको डाल के दिखाता हूँ ना बेटा। ये यही कहा था ना, सिंस रिएक्शन इज इन द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम सो देयरफॉर रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शंस आर इक्वल। सो देयरफॉर बाय इंसर्टिंग द वैल्यू ऑफ आर एफ एंड आर आर हमने डाली, हमने क्या कर दिया, रेशियो जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशंस थी, प्रोडक्ट कंसंट्रेशंस को एक साइड पे कर दिया, कांस्टेंट्स को एक साइड पे कर दिया, और इस चीज को किसका नाम दे दिया था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम दे दिया था। याद है? फिर हमने कहा था इक्वेशन नंबर 2 का हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन का। स्क्वायर ब्रैकेट्स इंडिकेट करती हैं मोलर कंसंट्रेशंस को, ठीक है ना, यानी इमोलैरिटी को शो करती हैं। और जो सबस्क्रिप्ट थी के की, ये द सबस्क्रिप्ट ऑफ द के, ये सी जो है डिनोट्स मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। ये सी है ना, सी ये मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम को डिनोट कर रहा है। आज बेटा हमारा छठा लेक्चर है, तो कुछ कंक्लूजन जो जितना हमने पढ़ा उसके बारे में बेटा अब आपने जरा ये देखना, ये हमारी इक्विलिब्रियम की कहते हैं ना कि केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन है। ऊपर कौन आ रहे हैं, नीचे कौन आ रहे हैं, ये मेरे बच्चों ने क्या रखना है, नोटेशंस याद रखनी है, कुछ कंक्लूजन्स आएंगे। थस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर एनी रिएक्शन कैन बी रिटन फ्रॉम इट्स बैलेंस्ड केमिकल। यही ना, हमने शुरू में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दे दो, हम क्या कर देंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन लिख देंगे। यही है ना, अब आपने इसको अप्लाई भी तो करना है ना। उसके बाद तो डेफिनेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन हमारे कंक्लूजन में आएगी। तो असल में देखो ये क्या रेशियो है ना, देखो बेटा ये रेशियो है, दिस इज व्हाट, दिस इज ए रेशियो, दिस इज ए रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द products raised to a power equal to the number of moles in the balanced chemical equation to the product of the reactants raised to a power equal to the number of moles in the balanced chemical equation। रेशियो है किसके, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के, प्रोडक्ट्स की रेशियो ना, इट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स। याद आया? तो ये बड़ा डेफिनेशन है, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन, किसकी, प्रोडक्ट्स की रेशियो है, किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की प्रोडक्ट के साथ रेशियो है। जो न्यूमरेटर में प्रोडक्ट होगा वो किसका होगा, प्रोडक्ट्स का, और जो डिनोमिनेटर में होगा वो किसका होगा, बट ईच विल रेट, आगे को बताना, इट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट किसका है, ये मैथमेटिक्स वाला प्रोडक्ट है, ये केमिस्ट्री वाला प्रोडक्ट है, टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। बट होगा क्या कि ईच कंसंट्रेशन को रेज करना टू द पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स इन द बैलेंस केमिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर है जी? तो Kc आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट Kc डिपेंड्स अपॉन द टेंपरेचर। ये बात याद रखनी है बेटा, जो Kc की वैल्यू है, याद रखना याद रखना याद रखना, it is not dependent upon the concentration, it is dependent upon the temperature, pressure, volume। समझ आया? ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, फिजिकल कंडीशंस पे, टेम्परेचर पे डिपेंड। आप टेम्परेचर चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा, Kc की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। समझ आया नहीं यार? तो ये याद रखना कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो Kc इसकी वैल्यू कंसंट्रेशंस पे डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब सवाल पैदा होता है क्यों, हाँ भाई सवाल पैदा होता है क्यों। तो बेटा मैंने आपको उस दिन बताया था, अभी जवाब दे देता हूँ, अब आपने लिखना है, मुझे लिख के चेक कराना, फिर मैं देखता हूँ मेरी बात को कितना परसीव करते हो। गौर से सुनो, क्या मेरी बात को लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, बात गौर से सुनना। मैंने उस दिन बताया था कि जो केमिकल रिएक्शन होता है उसका रेट डिपेंड करता है किसके ऊपर, नंबर ऑफ कोलिजन्स पे। याद आया? अगर आपका ये रिएक्टेंट है, ये भी है, अगर इसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे और इसके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, तो फिर भी रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होंगे, मतलब कोलिजन ज्यादा होंगे। अब जब मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूंगा, किसको, टेम्परेचर को क्या कर दूंगा, तो आपको पता है इंक्रीज इन टेम्परेचर मीन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, मोशन बढ़ जाएगी ना। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, तो रेट ऑफ मोशन बढ़ जाएगा। जब मोशन का रेट बढ़ेगा तो नंबर ऑफ कोलिजन्स की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, समझ आया नहीं? जब कोलिजन्स बढ़ जाएंगे पहले से तो हो ये रिएक्शन किसको किस तरह को चलना शुरू कर देगा, प्रोडक्ट्स की तरफ। समझ आया नहीं यार, समझ आया नहीं यार? बेटे बात बताओ ना सर,
अब हो सकता है बेटा, इट इज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, ये इस पे भी डिपेंड करता है। अगर एक्सोथर्मिक हुआ तो टेम्परेचर बढ़ाना है, सो रिएक्शन किधर को आ जाए, रिवर्स आ जाए, तो टेम्परेचर रिवर्स आएगा, तो फिर क्या होगा, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो अब वो कंसंट्रेशन नहीं होगी। अगर फॉर एग्जांपल आपने 10 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश किया तो उस वक्त रेट ऑफ कोलिजन कुछ और था। अब जब आपने टेम्परेचर 20 कर दिया तो क्या हुआ, रेट ऑफ कोलिजन चेंज हुआ, जिससे कंसंट्रेशंस भी क्या हो जाएंगी, इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएंगी, जिससे केसी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी। तो केसी के चेंज करने से जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल वो चेंज होगी। काइनेटिक एनर्जी के चेंज होने से द प्रोबेबिलिटी द मॉलिक्यूल्स टू कोलाइड विद ईच अदर आर द रेट ऑफ रिएक्शन विल चेंज। जब रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा तो फिर किसी और कंसंट्रेशन पर जाके आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट होगी। समझ आया नहीं यार, और रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होगा। क्लियर हुआ? चलते हैं आगे। तो उसके बाद बेटा आखिरी बात है कि ये कन्वेंशन है कि आप जो प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स आपने उसको न्यूमरेटर में लिखना, यही है ना, that the concentration of the products in the numerator and the concentration of the reactants in the denominator in the chemical equilibrium। अब ये बेटा आपका क्विज था। मैं वैसे पिछले लेक्चर में ही आपको देने के चक्कर में था, लेकिन आप कह रहे सर बहुत ज़्यादा हो गया, तो हमने वहाँ पे रोक दिया था। तो बेटा ये अब क्वेश्चन है इसके अंदर एक कि कंसंट्रेशन ऑफ विच स्पीशीज आर टेकन इन द न्यूमरेटर, ये बताएगी उम्मे ऐमन। किस स्पीशीज कहते हैं किसको, ज़रात को, सब्सटेंस को, चीज को, तो किस चीज को इन द न्यूमरेटर ये लिखते हो केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन जो है उसके अंदर, और किस स्पीशीज को आप डिनोमिनेटर में लिखते हो। जी एम रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट को कहाँ लिखते हैं, न्यूमरेटर। पहले सवाल का जवाब आ गया, लिखे हैं ना। एक मिनट ना, एक मिनट, ये जो सबर करो, मैंने आपको बोलने का नहीं कहा, उसको बोलने दो। ये देखो ई और डी आपके रिएक्टेंट्स होते हैं ना, है ना। नहीं बच्चे क्या बात कर रही हैं आप, नहीं आपका तो नजर ही नहीं आ रहा। इधर देखो, आपका जनरलाइज्ड रिएक्शन क्या था, ए मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए कंबाइन विद द बी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी एंड दे विल गिव यू द सी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बी एंड डी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डी। ऐसा ही है ना, इनको रिएक्टेंट्स कहते हैं। अच्छा, तो किसको ऊपर लिखना, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन में कौन ऊपर आते हैं, प्रोडक्ट्स, और डिनोमिनेटर में कौन आते हैं, यही तो लिखा, कंसंट्रेशन ऑफ विच स्पीशीज आर टेकन इन द न्यूमरेटर इन केसी। तो इन द न्यूमरेटर क्या कहना, इन द केसी एक्सप्रेशन द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज रिटन इन द न्यूमरेटर। आप तो भूल ही गए फिर। कहता है वेयर द कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आर शोन इन केसी। कहता है केसी के अंदर, समझ आया सवाल, वेयर का मतलब पता क्या होता है, कहाँ। द कोफिशिएंट, याद है कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट ए नंबर दैट इज रिटन, मैंने मैथमेटिक्स में डेफिनेशन दी है ना, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ए वेरिएबल एंड इज यूज्ड टू शो दैट हाउ मेनी टाइम द वेरिएबल इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड। याद है, देखो कोफिशिएंट नहीं है, अभी लेफ्ट साइड पे कितनी दफा ऐड हो रहा है। तो सिमिलरली कहता है वेयर द कोफिशिएंट, जो कोफिशिएंट है किसके, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आर शोन, उनको कहाँ जाहिर किया जाता है, लिखा जाता है, केसी में, पावर में। तो करो, मैं उरूज से पूछ रहा हूँ, उरूज कहाँ लिखा जाता है, हाँ, वेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन आर रिटन इन द केसी एक्सप्रेशन। हाँ, they are written in the powers of the concentrations, they are written in the powers of the coefficient of each species, the coefficient of each species is कोफिशिएंट है ना बेटा, कोफिशिएंट्स तो नहीं कहा मैंने, सिंगुलर है ना। द कोफिशिएंट ऑफ ईच, the coefficient of each species is written in the in case
एक्सप्रेशन। क्लियर है जी? तो दिस इज द आंसर। मज़ा नहीं आया यूज़ करने का, चलो इतना बुरा भी नहीं था वैसे। सो एग्जाम्पल नंबर 9.2 है, मतलब अपने यार तो समझ आ गए ना यार में। सो राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। अब आपको बेटा उन्होंने एग्जांपल दे दिया, कहते हैं इसकी आपने क्या करनी है, केसी एक्सप्रेशन लिखनी है, ठीक है। तो कहता है कोल जो है हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, गैसियस फ्यूल के अंदर। फ्यूल को ईंधन कहते हैं एज मीथेन, बतौर किसके, मीथेन के। मतलब जो आपका कोयला ना, ये सी मीन कोल कार्बन है ना, तो आपने उसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, मीथेन में, ठीक है, एज ए फ्यूल दैट इज मीथेन। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप कोल के ऊपर से स्टीम को पास, ये तो गैस है ना, हीटेड जो कोल है, आप उसके ऊपर से स्टीम को पास करते हो तो आपको क्या मिलती है, वाटर गैस। क्या मिलती है, क्या मिलती है, ये वाटर गैस है, इसको वाटर गैस भी कहते हैं। इसे कहते हैं ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। क्या, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड गैस आर कॉल्ड, इज कॉल्ड, सॉरी, वाटर गैस। गैस भी साथ डाल दो ना, मान लो गैस, ठीक है, वाटर गैस इज दिस। सो फिर बेटे वाटर गैस जो है ना, मेरी बात सुन रहे हो नहीं सुन रहे? अब वाटर गैस जो है उसको अगर आप मजीद हीटअप करोगे, बात समझ आई? वाटर गैस में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो मजीद किसके साथ, H2 के यानी 3 मोल्स के साथ मिलकर क्या बनाती है, मीथेन बनाती है, और साथ स्ट्रीम मतलब वाटर बना देती है। प्रॉब्लम किसी को क्लियर है जी सबको? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम मेरे से बोली, बट दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन। आपने इसके लिए क्या करना है, केसी की एक्सप्रेशन डालना है, ऊपर आ तो नहीं है, देखो उसके अंदर फुल एडिड एरो है ना, इसके अंदर ये अपोजिटली डायरेक्टेड हाफ एडिड एरो जाएंगे तो ये रिवर्सिबल है। अब स्ट्रेटजी क्या है, आपको पता है जो आपके प्रोडक्ट्स हैं आपने उनके कंसंट्रेशंस के ऊपर उनके कोफिशिएंट्स को डालना और डिनोमिनेटर में जो आपके रिएक्टेंट्स हैं उनके प्रोडक्ट को रेज करना। हाँ, तो ये लिखा हुआ, कहता है राइट द प्रोडक्ट्स इन द न्यूमरेटर एंड रिएक्टेंट्स इन द डिनोमिनेटर, और कहता है रेज ईच कंसंट्रेशन टू द पावर दैट कोरस्पॉन्ड्स टू द कोफिशिएंट ऑफ ईच स्पीशीज इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये बेटा अब आपकी इक्वेशन थी, हमने किसकी लिखनी है, इसकी। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, आपने क्या किया, इसकी कंसंट्रेशन को न्यूमरेटर में डाला। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, इसकी कंसंट्रेशन को कहाँ डाला, न्यूमरेटर में, प्रोडक्ट के अंदर, और इसका 1 मोल है। इसकी कंसंट्रेशन नीचे, लेकिन इसके 3 मोल्स थे तो पावर में 3 डाल दिए। ये केसी की एक्सप्रेशन, बस इतना लिखना होता। इतना आसान काम है, कोई मुश्किल काम है? बस सोल्यूशन डालो और शुरू हो जाओ। आगे क्या, अब ये बेटा आपका होमवर्क है या क्लास वर्क, कहते तो क्लास में कर लेते हैं, कहते तो होमवर्क ले लो। करना है क्या, इसको ऊपर लिखना है, ठीक है, समझे बेटा? इसकी कंसंट्रेशन लिख दो या कर लोगे, सिर्फ सोल्यूशन डालना आपने। सोल्यूशन बैलेंस है ना, अगर ना हो तो बैलेंस कर लेना, बैलेंस। अच्छा ये भी ये बात याद रखना, केसी की एक्सप्रेशन लिखने से पहले चेक करना इक्वेशन बैलेंस भी आया ना हो, तो पहले बैलेंस करना फिर, क्योंकि अभी मैंने पीछे कहा था बैलेंस केमिकल इक्वेशन से केसी की एक्सप्रेशन लिखी जाती है, इम्बैलेंस नहीं, याद है ना? सोल्यूशन लिखा जी, चुप करके केसी लिखा और इक्वालिटी डाल के। अब प्रोडक्ट क्या, O3 है ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ O3 रेज टू सेकंड पावर, नीचे क्या आ जाए, कंसंट्रेशन ऑफ O2 2 आएगा, बेटा इसका ये देखो ना, O2 3। सो ये केसी एक्सप्रेशन आ गई इसकी। सिमिलरली फॉर दैट यू विल हैव टू राइट नो कंडीशंस। अब बेटा आपने केमिकल रिएक्शन करवाया, ठीक है, जनरलाइज ही लिख दो ना। हाँ बेटा, जनरलाइज लिख दो, जनरलाइज के लिए करते हैं। हमने केमिकल रिएक्शन करवाया, A मोल्स ऑफ A मिले B मोल्स ऑफ कैपिटल B के साथ, C मोल्स ऑफ कैपिटल C दे दिए, D मोल्स ऑफ कैपिटल D दे दिए। अब जरा गौर कीजिएगा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका। क्या हो चुका, समझ आया नहीं? अभी मैं इसकी आगे आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो आपको पता है चाय पुत्र, आप यहाँ से शुरू कर लो, रिएक्टेंट से शुरू कर लो, पीछे आपको अभी आगे में शक्लें भी आ रही हैं, मतलब एट द लास्ट आपको मिक्सचर मिलेगा इन द फॉर्म। जब केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का मिक्सचर मिलता है आपको, यही है ना? जब केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए
केमिकल इक्विलिब्रियम क्या हो जाए तो बेटा उसको बरकरार रखने के लिए, उसको इस्टेब्लिश रखने के लिए किन किन चीजों को हमें यकीनी बनाना होगा, ये है कंडीशंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब। यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम? इक्विलिब्रियम की शर्तों का मतलब ये है कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम स्टेज को क्या कर ले, अचीव कर ले। अब आप चाहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड रहे, तो फिर कौन कौन सी कंडीशंस या बातों का पूरा करना जरूरी है। तो ये बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है इक्विलिब्रियम इज रीच्ड वेदर प्योर रिएक्टेंट्स को यूज कर लो, प्योर प्रोडक्ट्स को यूज कर लो, या मिक्सचर को भी यूज करो। ऐसा मिक्सचर जो इक्विलिब्रियम की स्टेट में ना हो। कहता है जब भी आप उसे किसी क्लोज कंटेनर में, किसमें, जब भी आप उसे कहां डालेंगे, दैट इज एडेड इन ए नॉट ओपन। क्यों क्लोज्ड? क्योंकि कंडीशन है कि सिस्टम क्लोज होगा तो तब कहीं जाके कंसंट्रेशंस क्या होंगे, कांस्टेंट होंगी, वरना तो वो या कोई भी चीज गैसियस स्टेट में हुई तो वो तो बर्तन से बाहर जाती जाएगी। ठीक है ना? तो ये देखो हमने कहा प्योर प्रोडक्ट ले लो, प्योर रिएक्टेंट ले लो या मिक्सचर ले लो। देखो जी आप चाहे बेटा यहां से शुरू कर लो प्योर रिएक्टेंट्स है, फिर भी इधर ही आओगे इक्विलिब्रियम की स्टेट में। प्योर रिएक्टेंट्स है, इधर ही आओगे, या एक ऐसा मिक्सचर लो जो कि इक्विलिब्रियम की स्टेट में ना हो तो फिर भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। ये तीन बातों को हमने डायग्रामेटिकली देख लिया, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है तीन स्टेट्स की। अब उसको हमने वर्बली या इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स डिस्क्राइब किया। इन एनी ऑफ द अबव केसेस ए सिचुएशन विल रीच, एक ऐसा मुकाम आएगा, एक ऐसी हालत लाजमी आएगी, इन द क्लोज्ड कंटेनर, इन द, this is missing from here, well I have to mention here that the system is closed, otherwise equilibrium will not establish. In the closed container such that the forward and reverse reaction occur at exactly at the same rates, ठीक है, अगर at exactly the same rate, occur exactly, sorry मैंने add को दो दफा डाल दिया, इस add को नहीं, occur exactly at the same rate and the concentrations of reactants and products remains indefinitely। कहता ला महदूद, ला तायुन, बगैर तायुन किए वक्त के लिए, समझ आ लिया, हद भी कोई नहीं, हमेशा हमेशा के लिए कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। और अगर आप चाहते हैं कि कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहे तो फिर आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, कौन सी कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है, कौन सी शर्तों का पूरा होना जरूरी है। कहता है दिस स्टेट इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। कहता है द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम रिमेन्स एस्टैब्लिश्ड एज लॉन्ग एज, ये कंडीशन, ये स्टेट, ये हालत उस वक्त तक बरकरार रहेगी एज लॉन्ग एज सम कंडीशंस आर ऑब्जर्व, जब तक ये अब वो कंडीशंस क्या है, ये कंडीशंस है। पहली चीज पुत्र, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए तो जो कंसंट्रेशन आपके रिएक्टेंट्स की हैं आपने ना उन्हें चेंज करना है और ना बेटा आपने प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन उसको चेंज करना है। जो कंसंट्रेशंस हैं आपने उनको क्या रखना, कांस्टेंट रखना है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम? देखो ना, आपको अगर मैं पीछे से ग्राफ थोड़ा सा याद करवाऊं तो हमने कंसंट्रेशंस के कुछ ग्राफ बनाए थे, याद है? जो आपके रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन थी वो डिक्रीज होते होते आके कांस्टेंट हो गई थी, जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी वो जीरो से उठी थी और जाके कांस्टेंट हो गई थी, याद आया ना? अब बेटा ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो चुकी है। अगर आपने इसको यकदम चेंज किया, मतलब यहां जाके आपने चेंज किया, आपने फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट मजीद ऐड कर दिया बाहर से, पहली बात तो सिस्टम ही क्लोज नहीं रहा, क्लोज्ड सिस्टम की डेफिनेशन के खिलाफ है। तो आप यही कहते हैं सिस्टम क्लोज होना चाहिए, यही कहते हैं सिस्टम should be closed, should be closed। इस पहली कंडीशन का मतलब ये है, मैंने इसकी डेफिनेशन में पीछे ये की थी कि कोई चीज ना रिएक्टेंट्स और ना प्रोडक्ट्स ना सिस्टम को छोड़े और ना इंटर हो, नथिंग विल इंटर द सिस्टम
एंड और लीव द सिस्टम। कोई चीज भी ना तो सिस्टम में एंटर होगी ना लीव करेगी, मतलब कंसंट्रेशन जो हैं वही रहेंगी, आपने उनको चेंज नहीं करना। याद आया? क्योंकि रेट्स, अब मैं यहाँ पे अगर आपको रेट्स का ग्राफ बना के दूं तो याद होगा पहले बच्चों आपको रेट्स का ग्राफ कैसा था, रिएक्टेंट्स का रेट आस्ता आस्ता कम हुआ था और प्रोडक्ट्स का रेट बढ़ते 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 एक ऐसी स्टेट पर उतर आई थी जहां पे दोनों रेट बराबर आ गए। तो ये इक्विलिब्रियम की स्टेट थी, ये एस्टैब्लिश हो चुकी है। अब जैसे ही आप किसी एक की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हो, समझ आ नहीं आ, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, समझ आ नहीं आ। अब देखो अब ये कंसंट्रेशन यहां से फिर वापस किधर आएगी, नीचे। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी चेंज होगी नहीं होगी, इस रिएक्शन को भी, मतलब आपने इक्विलिब्रियम स्टेट को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। अब इस स्टेट के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन क्या ये है, दोनों का सेम है। जैसे ही आपने कंसंट्रेशन को चेंज किया, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया, इसका ऊपर हो गया, बढ़ गया, आपने डिस्टर्ब कर दिया, समझ आ रही है। तो पहली कंडीशन क्या पुत्र, आपने कंसंट्रेशन ना तो रिएक्टेंट की चेंज करनी है ना प्रोडक्ट की, ना रिएक्टेंट की ना प्रोडक्ट की, सिस्टम क्लोज होना चाहिए। दूसरी चीज क्या, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज केप्ट कांस्टेंट, आपने सिस्टम का टेम्परेचर भी चेंज नहीं करना। मेरी बात समझ आई नहीं आई? आपने सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, ना आपने सिस्टम को एनर्जी देनी है और ना लेनी। टेम्परेचर कांस्टेंट अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फिर कितना रहना चाहिए, 10 ही रहना चाहिए, ना बढ़े ना घटे। क्लियर हुआ? उसके बाद बेटा मतलब मैंने तो ये 10 कह दिया, ये कोई T डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, T डिग्री केल्विन हो सकता है। तो प्रेशर और वॉल्यूम, क्या प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम भी चेंज। अब फॉर एग्जाम्पल जो आप जिस कंटेनर में आपने उसको डाला हुआ था ना मिक्सचर को, वो कंटेनर चेंज नहीं करना, जब रिएक्शन हो गया तो आपने एक बड़े कंटेनर में उसको चेंज भेज दिया। अब मतलब की बात आपको पता, जैसे वॉल्यूम बढ़ जाएगा अकॉर्डिंग टू कौन सा ला था, चार्ज ला था बॉयल ला था, चार्ज ला था बॉयल ला था, भूल गए मेरे बच्चे। और पता वॉल्यूम जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के। टेम्परेचर कांस्टेंट हो एट कांस्टेंट टी क्या होना चाहिए, याद है, याद है 9th क्लास में पढ़ के आ रहे हो, भूल गए सारा कुछ कि बेटा कंसंट्रेशन जो 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 हमने ये, मैं आपको तो इसकी जो जो कहते हैं ना एक इसकी फॉर्मल फॉर्म थी वो आपको याद करा देता हूँ। हमने कहा था द वॉल्यूम ऑफ ए कांस्टेंट अमाउंट, द वॉल्यूम ऑफ ए गैस लास्ट है ना, द वॉल्यूम ऑफ ए कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आपके पास कुछ स्पेसिफिक अमाउंट है, ये कह दो द वॉल्यूम ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द गैस और द प्रेशर, याद है ना, जो किसी भी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ द गैस का वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी है, प्रेशर के, किस पे, एट पर्टिकुलर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। पर्टिकुलर ये बात है कि मतलब टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और जो अमाउंट है वो भी क्या पुत्र कांस्टेंट है। तो या अब देखो आपने जैसे ही वॉल्यूम चेंज कर दिया, प्रेशर चेंज होगा नहीं होगा, रेट ऑफ कूलिंग, प्रेशर कम हो जाएगा, रेट ऑफ कूलिंग में तो बहुत ज्यादा कंटेनर जो है वो डिक्रीज कर जाए। याद है? अब यहाँ क्या था, आपने सरफेस एरिया कम कर दिया, प्रेशर बढ़ जाएगा, यहाँ वॉल्यूम बड़ा, प्रेशर कम हो जाएगा। दूसरे में बात ले रही मतलब जिस कंटेनर में आपने उसी को रखना, वॉल्यूम चेंज नहीं करना, दोनों आपस में इंटर रिलेटेड। याद है ना? तो ये 3 कंडीशंस है। पहली चीज क्या, कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स शुड रिमेन कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ नन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज चेंज्ड, पहली कंडीशन। दूसरा क्या, टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट एंड थर्ड कंडीशन इज द वॉल्यूम एंड द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। मतलब 2 चीजें, टेम्परेचर और प्रेशर और वॉल्यूम। ठीक है जी, क्लियर है? ये कंडीशंस है।